नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार वीडियो में, ज़बरदस्त जानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपकी बल्ले बल्ले और मौज यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के महा दिसंबर का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को सोल्व कर लेते हो तो आपको अर्थशास्त्र विषय में 20 में से 20 अंक मिलने से आपका टीचर भी नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन यहाँ पर जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए। यहाँ पर बच्चों आपको जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ हमें आती है इसके बारे में आपको बताना है। मुद्रा के आगमन ने इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया है इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया गया है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप जो है सारे पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो बच्चों इसकी आप हेडिंग डालेंगे और इतना पूरा बच्चों जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा आपको लिख लेना है। अब दूसरा बच्चों आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दूसरी हेडिंग आपको डालनी है, विभाजन की कठिनाई। बच्चों बिल्कुल आपको जो है साफ सुंदर स्पष्ट तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपका टीचर इम्प्रेस हो जाए और आपको पूरे 20 में से 20 अंक आपको दे दे। तो आप जो बच्चों यहाँ पर विभाजन की कठिनाई डाल के आप जो है पूरा का पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। अगला बच्चों यहाँ पर आप तीसरा हेडिंग आप डालेंगे, मूल्य के एक सामान्य मापक का अभाव। चौथी आप लिखेंगे, मूल्य के संचय का अभाव। पांचवा आप लिखेंगे बच्चों, है ना, ये वाला पॉइंट आप लिख लेंगे। छठवा बच्चों आप पॉइंट लिखेंगे, भावी भुगतानों का प्रमाण वस्तु। तो बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देखिए सभी विषयों के हल के प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे के रखा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जिस भी विषय का हल देखना चाहे उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको किसी भी और अन्य चैनल पर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, यहाँ पर केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले केंद्रीय बैंक की परिभाषा। तो बच्चों देखिए, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक बैंकिंग तथा शाखा व्यवसाय का इस प्रकार नियमन एवं निर्देशन करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे, है ना। जैसे कि बच्चों देखिए, हमारा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बच्चों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सारे बैंकों पर नियंत्रण करता है। बच्चों आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक यहाँ पर है। अब बच्चों हम देख लेते हैं केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक के इस कार्य का निम्नलिखित है, इसे निर्गमन बैंक भी कहा जाता है। यह अधिकार इसको देने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, मुद्रा प्रणाली में एकरूपता। दूसरा, साख निर्माण पर नियंत्रण। तीसरा, मुद्रा प्रणाली में लोचा। अगला, जनता का विश्वास केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के प्रति अधिक रहता है। नोटों से प्राप्त संपूर्ण लाभ सरकार को मिल जाता है। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है क्योंकि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना आसान होता है। और आखिरी, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार नीति का पालन करने में सुविधा यहाँ पर होती है। दूसरा बच्चों, बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ संबंध वैसा ही होता है जैसा व्यापारिक बैंकों का ग्राहकों के साथ होता है। वह न सिर्फ व्यापारिक बैंकों की रकम जमा करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है ना। कुछ देशों में व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नकद रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा बैंक है बच्चों यहाँ पर विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक।
दो देशों का विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और अनुदान से जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसका श्रेष्ठतम प्रकार से प्रयोग करते हुए केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। तो बच्चों इसका आप कार्य देख लीजिए। सभी विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक में जमा होती है। विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध रखा जाता है। विदेशी विनिमय का प्रयोग अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही किया जाता है। विदेशी भुगतानों के लिए आवश्यक रकम की व्यवस्था की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा के कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चौथा बच्चों, वर्तमान केंद्रीय बैंक न महज आर्थिक स्थिरता अपितु आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देते हैं। व्यापारिक बैंकों को सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा बिल बाजार के विकास एवं विस्तार के लिए केंद्रीय बैंक कार्य करता है ताकि निवेश के साधनों का विस्तार किया जा सके। सरकार को ऋणार्थ प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक की भूमिका विकास संबंधी कार्य के लिए अधिक सजग है। बच्चों अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया गया है, साख निर्माण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। बच्चों यदि आपने अभी तक बच्चों लाइक नहीं करा तो बच्चों आप जो है इस वीडियो को दिल से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को हमारे वीडियो को लाभ मिल सके। क्योंकि बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बच्चों आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लाइक नहीं करते तो बच्चों हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर यहाँ पर कर दीजिए। तो बच्चों देखिए आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे मुद्रा की मात्रा, और आप जो है बच्चों सारी डिटेल इसके अंतर्गत ये वाले लिख देंगे। दूसरा हेडिंग आप डालेंगे बच्चों मुद्रा स्फीति एवं संकुचन, और उसके अंतर्गत बच्चों आप जो है सारी यहाँ पर डिटेल लिख देंगे। तीसरी हेडिंग आप लिखेंगे बच्चों मुद्रा को नकद रखने की प्रवृत्ति, और आप जो बच्चों यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। अगला बच्चों यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे नकद कोष अनुपात, और बच्चों आप जो है सारी हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा बच्चों आप डालेंगे हेडिंग साख नीति, और आप जो बच्चों सारी डिटेल यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लिख देंगे। हाँ पूरे आप लिख देंगे। अब बच्चों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम देखेंगे सन 1934 ईस्वी में एक्ट रूप में पारित हुए बिल अनुसार 1 अप्रैल 1935 से भारत का रिजर्व बैंक निरंतर निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है ना। अब बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व बैंक के कार्य, तो उद्देश्य लिखेंगे। तो बच्चों देखिए पहला उद्देश्य है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, यानी कि सरकार की ओर से भुगतान करना, लेना तथा विदेशी विनिमय लेन देन के साथ साथ उक्त विषयों पर सरकार को सलाह देना। दूसरा भारतीय रुपये के आंतरिक व बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। तीसरा देश में मुद्रा तथा साख को मांग के अनुरूप बनाए रखने के साथ साथ नियंत्रित करना। अगला देश की मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठा कर इन्हें प्रकाशित करना। अगला बच्चों यहाँ पर है बैंकों से नगद कोष प्राप्त कर दृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण करना जिससे मुद्रा बाजार में लोच पैदा हो, बैंकिंग संकट रोका जा सके तथा बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण रहे। अगला बच्चों यहाँ पर बैंकिंग व्यवसाय के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखना तथा उपभोक्ताओं के शिकायतों एवं विवादों को निपटाना। अगला है बच्चों कृषि का विस्तार व विकास के लिए कृषि साख संबंधी विभिन्न विषयों पर का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष से व्यवस्था करना तथा आवश्यक हो तो सरकार को सलाह देना। अगला बच्चों लास्ट कार्य है, इसका लास्ट उद्देश्य है विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना। अब बच्चों आपका देखिए असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है एक व्यापारिक बैंक साख का सृजन कैसे करता है, इसको आपको समझाना है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे एक वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट का एक डीलर है। यह नकद जमा के आधार पर पैसे बनाता है। इसके अलावा यह अपने ऋण संचालन के माध्यम से नया पैसा जारी करता है और क्रेडिट बनाता है या किसी देश के मौद्रिक आधार का विस्तार करता है। इसलिए
क्रेडिट निर्माण की यह प्रक्रिया जमाकर्ताओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनके पास बैंक के पास पैसा है। साथ ही उधारकर्ताओं का मानना है कि उन पर बैंक को एक निश्चित राशि का बकाया है। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान साख मुद्रा का सृजन करते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपये बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलता है। इस जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है। बैंक 1000 रुपये की पासबुक में एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे देता है। अब बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नहीं निकालेगा। अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गई राशि का केवल 10% अर्थात 100 रुपये रखेगा और बकाये का 900 रुपये किसी उद्यम को उधार देने के लिए अलग रख लेता है। बच्चों तो आप जी देखिए जो है सारा कुछ इस प्रकार बच्चों आप जो है पूरा लिख लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो बच्चों हमने आपका कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।